हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। ये मेरा हिस्ट्री के यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स का हिस्ट्री का पार्ट 2 है। और जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि उसमें जो है हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस किए थे और कुछ जानकारियां हमने प्राप्त करी थी कि कैसे भारत में जो है कौन कौन सी कंपनियां आई थी, किस वर्ष उनकी स्थापना हुई और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई। तो इस वीडियो में जो है हमने वहां पे तो जो वन लाइनर पढ़ लिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है जिस प्रकार से पेपर में प्रश्न आते हैं ठीक उसी प्रकार से उन प्रश्नों को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और वैसे ही उन प्रश्नों को, मतलब जो भी प्रश्न पहले आए हुए थे ठीक वैसे ही मैंने उठा के यहाँ रखे हैं। और उन प्रश्नों को हम उसी माहौल के साथ जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, आप लोग जो है इस वीडियो के दौरान क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको रोक कर देखेंगे और अपना उत्तर जो है एक कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो है जवाब बताऊंगा और आप मेरे जवाब को देखकर जो है उनको ये चेक करेंगे कि आपने उनमें से कितने प्रश्नों को ठीक किया और कितने प्रश्नों को गलत किया। अगर देखिए आप अपना आत्म परीक्षण नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी अभी आपकी बाकी है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना आत्म परीक्षण करते चले मेरे साथ साथ। ठीक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्नों के विषय में मैं एक खास बात और बता देता हूं आपको कि ये जो प्रश्न है इसमें से कई प्रश्न मैंने वन लाइनर क्वेश्चन से ही लिए हैं और उनको और अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखकर बताया है कि जिस प्रारूप में वो आए थे वैसे के ही वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपको ये माहौल पूरा मिले कि वो वन लाइनर जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे उनकी क्या आपको जरूरत थी और क्यों मैंने वो आपको करवाए थे। ठीक। तो अब हम जो है अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या थी। ठीक। ऑप्शन में हमारे पास है वस्त्र, शोरा, नील, मसाले। ठीक। तो पहले कोरोमंडल बंदरगाह के बारे में बता दूं मैं, तो ये आज के समय में तमिलनाडु राज्य में है। ठीक। और जो डचों द्वारा जो निर्यात की गई प्रमुख वस्तु थी वो है वस्त्र। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन में क्या है हमारे पास। ऑप्शन में है ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो और ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। तो पहले मैं पुर्तगालियों को जो स्वाली स्थान पर हराया था अंग्रेज अधिकारी ने, तो स्वाली के बारे में बता देता हूँ। स्वाली जो है आज के समय में सूरत के शहर के पास एक गांव है। सूरत शहर के पास एक गांव है जिसका नाम स्वाली है। ठीक है, स्वाली है। ठीक। यहीं पर जो है एक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था जिनका नाम थॉमस बेस्ट था। ठीक। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे जो है हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से हमें एक ऑप्शन सही करना है। ठीक बात है। अब देखते हैं, चलिए हम इनके जो ऑप्शन है इन पे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन से पहले मैं कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। ठीक है, ये हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसको जो है इंग्लिश टाइम में कर्नाटिक वॉर बोलते थे। इंग्लिश में आप प्रोनाउंस क्या करोगे, कर्नाटिक वॉर। अच्छा, ये जो कर्नाटिक वॉर है ये आज के समय में कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्य के हिस्सों में हुआ था, है ना। कुछ हिस्सा आप तमिलनाडु से लोगे, कुछ आंध्र प्रदेश से लोगे, तो ये जो एरिया है ये कर्नाटिक वॉर का था। कर्नाटक को जो है आप आज के कर्नाटक से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि कर्नाटक जो है अलग है और कर्नाटिक जो वॉर है जो उस समय हुआ था वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों के हिस्सों में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया कर्नाटिक वॉर अपना। अब कर्नाटिक वॉर में कौन कौन लड़े थे, तो कर्नाटिक वॉर में लड़े थे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में। ठीक है,
इसे एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी कहते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में क्या है, पहला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी। हाँ ठीक ठीक बात है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, बिल्कुल हुई थी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था, ये भी था कर्नाटक युद्धों के कारणों में एक। और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ था, ये भी था। ठीक, पर अब हम देखिए ये चारों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें से एक हमें चुनना है। ठीक है, और प्रथम कर्नाटिक युद्ध के समय जो है तत्कालिक कारण बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या है, इसी के लिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन करवाए जाते हैं ऐसे के लिए, जब जो है सारे ऑप्शन सही होते हैं पर जो एक जो प्रमुख कारण है वो हमें बताना होता है। तो देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी ये यूरोप से चली आ रही थी। ठीक है, तो ये इसका तत्कालिक कारण नहीं था, हाँ, पर एक वजह ये भी थी। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच युद्ध होने की एक बड़ी वजह रही, पर ये यूरोप में जो है बड़ी वजह थी। ठीक, कर्नाटक की राजगद्दी का जो मसला था वो था कर्नाटिक वॉर 2। ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वॉर का जो प्रमुख कारण था ये वो था कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। पर वहीं अब ये जो चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये प्रथम कर्नाटिक वॉर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में श्रीरंगपट्टम, ऑप्शन बी वांडीवास, ऑप्शन सी प्लासी और ऑप्शन डी बक्सर। ये मैंने आपको जो है वन लाइनर में भी करवाया था, यानी पिछले वीडियो में करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था वांडीवास है। और वांडीवास का युद्ध जो है कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हुआ था। और वही कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है ये आपका युद्ध जो है 1756 से 1763 तक चला था। यानी 1756 में शुरू हुआ और 1763 तक चला था। ठीक, इसी युद्ध में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ और वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। कर्नाटक के तीसरे युद्ध के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, इसे जो है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ठीक, ऑप्शन में क्या है, डियाज है, वास्को डी गामा है, डी अल्मीडा है, अल्बुकर्क है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी अल्मीडा, जिनका नाम है, पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनको प्रथम गवर्नर बनाया गया था। और ये 1505 से, ये जो है 1505 से 1509 तक, जो 1509 तक जो है ये गवर्नर बने रहे, पुर्तगाली उपनिवेश भारत के गवर्नर ये बने रहे। ठीक, अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये जब मैंने आपको कंपनियों के बारे में बताया था उसमें करवाया, पर अब जो है मैं आपको ये प्रश्नों के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काल्बर्ट। ठीक, फ्रैंको मार्टिन और काल्बर्ट जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं, पर इनका जो सही ज्यादा उत्तर है वो है काल्बर्ट, क्योंकि काल्बर्ट की ही वजह से जो है फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना हुई। या मैं इसको ऐसे समझाऊं तो जो काल्बर्ट थे वो सम्राट लुई 14वें के मंत्री थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, तब जाकर 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस कंपनी का जो नाम है वो था कंपनी द इंडस ओरिएंटल, ये इनकी कंपनी का नाम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो वो लगाया था सूरत में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो पुर्तगाल, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दमन और ऑप्शन डी है हमारे पास हुगली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हुगली। ठीक, अब मैं इस युद्ध के लिए आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ कि ये जो युद्ध हुआ था इसमें शाहजहां नहीं गए थे, इसमें जो है शाहजहां के सिपह सलाहकार कासिम जो खान थे, कासिम खान जो थे, कासिम खान, ये गए थे युद्ध लड़ने। ठीक है, और इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1632 में। ठीक,
तो ये हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया वो कौन थे? तो वो थे सर आयर कूट। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अब हमें देखना है। ठीक, तो पहले जो है हम सारे कथनों को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी क्या, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक, तो देखिए पुर्तगाली जो पहली बार भारत आए थे वो आए थे 1498 में, और उन समय जो व्यक्ति भारत आया था वो था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो 1499 में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक कि 1503 में, अगर मुझे सन ठीक से याद है, हाँ 1503 में उन्होंने पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। और वहीं पर जो है इन्होंने गोवा, जो अगर हम बात कर रहे हैं तो गोवा इन्होंने 1510 में जीता था। 1510 में गोवा जीता था पुर्तगालियों ने, और ये जीता था बीजापुर के शासक से। ठीक है, बीजापुर के शासक से जीता था जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाही। ठीक, तो यानी कि ये कथन सही नहीं है। ठीक, अब अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। मछलीपट्टनम को ही हम मसूलीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक, तो अंग्रेजों के अगर हम पहले कारखाने की बात करें तो वो उन्होंने पश्चिमी तट सूरत में लगाया था। पर जब अगर दक्षिण भारत की बात हो जाती है तब बात आती है कि मछलीपट्टनम में ही जो है उन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया। तो ये ऑप्शन जो है ठीक है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी बात ठीक है। वहीं डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बात ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। 1746 में जब डुप्ले ने हराया था फ्रांसीसियों के नेतृत्व में, डुप्ले ने जब अंग्रेजों को हराया था उस समय जो है इनकी जो मदद की थी, इनके ही एक जो और कमांडर थे ला बुडोने ने जो है इनकी मदद करी थी अंग्रेजों को हराने में, जिसमें इन्होंने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो इसमें क्या हमें मिला? इसमें मिला हमें बी, सी और डी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए गलत है, यानी कि इसका जो सही उत्तर वो क्या है? ए इसका जो है सही उत्तर है, क्योंकि हमें क्या बताना था, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसमें जो है दो सूचियां दी गई हैं। ठीक है, एक सूची 1, एक सूची 2। ये देखिए आपको जो प्रश्न आते हैं ये इस तरीके से भी जो है हिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके लिए आपको वन लाइनर याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी आपको मैचिंग करनी होती है, जैसे आपने बचपन में करी होती है टेबल 1 टेबल 2, और आपस में उनको मैच करना होता है। ठीक है, वैसा ही आपको यहाँ करना है। पहले आप मैचिंग करोगे और उसके बाद जो है ये ऑप्शन उसी के आधार पर आप सही और गलत लगा दोगे। ठीक बात है। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले सूची 1 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या दिया? जॉन मिल्टन हॉल के नाम। बी पे दिया वास्को डी गामा। सी पे चार्ल्स आयर, और डी पे फादर मार्सरेट। यानी कि लिस्ट 1 में कुछ नाम दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिस्ट 2 में भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री। सेकंड नंबर पे फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक। तीसरे नंबर पे भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक, और चौथे नंबर पे अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। तो यानी कि जो एक व्यक्तियों के नाम लिस्ट 1 में दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके ही द्वारा किए गए कार्यों को दिया गया, या उनसे रिलेटेड जो कार्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपस में हमें मिलाना है। तो जॉन मिल्टन हॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 नंबर का सही है। ठीक, 3 नंबर इसका सही ऑप्शन है, ये लगा दिया हमने 3 नंबर। ठीक, अब वास्को डी गामा की बात करें तो ये तो सबको पता कि ये भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री थे, यानी इसका ऑप्शन हो गया सही पहला। पहले को यहाँ मिला देते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर
सी की ओर, तो इसका क्या होगा, चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो थे फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक थे। तो इसका ऑप्शन हो गया जो है 2 नंबर का सही, और इसको हमने इससे मिला दिया। तो यानी कि 3 मिलाने के बाद चौथा बचता है, तो चौथा अपने आप इससे मिल जाएगा, और चौथे का जो चौथा ही ऑप्शन है। ठीक, तो अब हम इस क्रम को जो है 3, 1, 2, 4 को इन ऑप्शनों में चेक करेंगे, और इसमें हम जो भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा वो इसका सही उत्तर होगा। ए बी सी डी में देखिए बी नंबर जो है हमारा ऑप्शन है। कैसे, ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, इसी तरीके के जो प्रश्न है वो मैंने आगे 1-2 और दिए हैं आपको, चलिए मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। ठीक, तो इसमें क्या है, पहले अब हम वो देख लेते हैं। इसमें भी सूची 1 है, सूची 2 है, यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। इसमें भी कुछ नाम है और यहाँ पे उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य, उनसे रिलेटेड जो कार्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन। ठीक, ये कौन थे, ये थे एक अंग्रेज सर्जन जिनकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुख सियर 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। तो इसको जो है हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम सबको पता है कि ये जो है भारत की वास्तविक नींव डालने वाले व्यक्ति थे। तो भारत में पुर्तगाली की वास्तविक नींव डालने वाले जो संस्थापक थे, तो उससे हमने मिला दिया। अब बात करते हैं हेक्टर। हेक्टर जो है उस समय पे रेड ड्रैगन जहाज को भी कहते थे, रेड ड्रैगन जहाज को कहते थे, जिससे कैप्टन हॉकिंस आया था भारत। तो इसको जो है दूसरे नंबर से मिला देते हैं। अब बचता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं। तो ये ऑप्शन मिल गया हमें। तो ए का कौन सा सही है, ए का जो है हमारा चौथा नंबर सही है, बी का तीसरा सही है, सी का दूसरा और डी का पहला। तो अब हम इसी क्रम को जो है इन ऑप्शनों में चेक करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, सी। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्नों को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। तो यानी कि यहाँ 4 कथन दिए हैं, इनमें से सिर्फ एक कथन ही सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक, तो पहले हम कथन पढ़ लेते सारे। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक, ऑप्शन बी क्या है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन सी, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोची पे तो भारत का जब ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य हुआ उस समय कोची जो है डचों के पास नहीं था। भारत का जो कोची है वो अंग्रेजों के पास था। ठीक, तो अंग्रेजों के पास था, यानी कि आखिरी में कोची किसके पास था, ब्रिटिश के पास था। तो ये तथ्य उस हिसाब से गलत हो जाता है। ठीक, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये एकदम सही बात है कि पहले जो है डचों को जो है पुर्तगालियों ने पराजित करके कोची को अपने आधिपत्य में लिया, उस पर अधिकार किया और उसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाता है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। तो देखिए पहले बी कथन से ही जो है सी कथन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों से पहले लिया था और बाद में जो है उन्होंने निर्माण किया था फोर्ट विलियम का, इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। ठीक, आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो देखिए वो भाग था, क्योंकि ब्रिटिश का पूरे भारत पर राज्य था और उनका जो है हर एक जो राज्य थे उस समय भारत के, वो सभी जो है ब्रिटिश उपनिवेश के भाग थे। तो उसी तरीके से कोची भी भाग था। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हमें ऑप्शन सही वाला ढूंढना था। तो इसका जो उत्तर है वो बी हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं।
पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक, उपरोक्त में से कथन या कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में हमारे पास केवल एक है, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 3 और ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। ठीक, तो पहले हम कथनों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये एकदम सही बात है कि सबसे पहले जो है पांडिचेरी पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। ठीक, और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये एकदम गलत बात है। ये कैसे गलत है? देखिए मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले पोर्टुगीज जिन्होंने पुर्तगाल पे कब्जा किया, फिर आए डच, ठीक, जिन्होंने पुर्तगाल पे कब्जा किया, फिर आए तीसरे नंबर पर अंग्रेज, ठीक, जिन्होंने पुर्तगाल पे कब्जा किया, और फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ और फ्रांसीसियों को ये मिला पेरिस की संधि से। और पेरिस की संधि मैंने आपको बताई थी कब हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी ये हमारी कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। ठीक, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि हुई और वहां से जो है फ्रेंच का अधिकार हो गया। तो इससे आपको पता चल गया ना कि दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। कौन थे दूसरी यूरोपीय शक्ति? वो थे डच। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ने, इसको अगर मैं बी कर दूं तो ठीक है, ये हो गया ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने जो है पांडिचेरी पर कब्जा किया था और इसमें लिखा नहीं किया, तो यानी ये तथ्य भी गलत है। तो कौन सा हमारे पास तथ्य सही है? केवल एक तथ्य सही है, यानी पहला। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी डिंडीगुल में, और डिंडीगुल जो है आज के समय में कहाँ है? तमिलनाडु में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब इस समय इसमें 217 भागीदार थे और इनके भागीदारों में से एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक, और एलिजाबेथ रानी होने की ही वजह से इन्होंने जो है अधिकार पत्र दिया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो इसमें देखते हैं बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो देखिए ऑप्शन ए में हमारे पास बांदेल है, बी में चैनपुरा, सी में हुगली और डी में श्रीरामपुर। इसका जो सही उत्तर है वो है हुगली, और हुगलियों को ही पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो जावा क्या है? जावा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक, और इनके व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो इनके व्यापार पर जो है डचों का प्रभुत्व था। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसके जो है हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी में जॉब चार्नाक, सी में गैरोल्ड अंगियार और डी में है विलियम नायरिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो जॉब चार्नाक है। ये आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो, चूंकि इसको जो है आपको जल्दी ये मिलता नहीं जॉब चार्नाक के बारे में, क्योंकि हुआ क्या था, जो 2003 में जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसके एक निर्णय के बाद क्या हुआ कि ये इनका नाम यानी जॉब चार्नाक का नाम कोलकाता के संस्थापक से जितने भी दस्तावेजों में लिखा था वो हटा दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा अगर आपको वेरीफाई करना है तो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आया है पर इसके बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है। और ये मैंने चूंकि खुद भी वेरीफाई किया तो आप भी जाके विकिपीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं वैसे तो। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए यहाँ पे 4 बादशाहों के नाम दिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके सन जान लेते हैं, है ना। अगर आपको सन पता होगा तो आप ये अपने आप खुद ही लगा लोगे कि कौन सा सही है, क्योंकि हमें तो ये भी पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1599 में हुआ था।
तो अब जो है हम इन चारों राजाओं के सनों के बारे में जान लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा अपने आप खुद ही। ठीक, तो देखिए अकबर, इसको मैं AR कर देता हूँ तो ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब का जो माफ कीजिएगा, अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से चला 1605 तक। ठीक है, 1605 तक चला। अब जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल, क्योंकि जहांगीर जो है अकबर के सक्सेसर थे। जहांगीर कौन थे? अकबर के सक्सेसर थे। तो अकबर के सक्सेसर होने की वजह से 1605 से इनको शासन मिलता है, और इनको शासन कब तक मिलता है? इनको मिलता है 1627 तक। ठीक, अब जहांगीर के सक्सेसर कौन थे? जहांगीर के सक्सेसर थे शाहजहां। शाहजहां को मिलता है जी 1628 से 1658 तक। ठीक है, 1658 तक मिल गया। और शाहजहां के सक्सेसर थे औरंगजेब, और औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1700, माफ कीजिएगा, 1707 तक। ठीक है, 1707 तक था। तो अब इससे क्या मिला हमें कि देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1599 में हुआ। और 1599 का कार्यकाल किसके मध्य आता है? वो आता है अकबर के मध्य, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है अकबर। ठीक, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो देखिए 4 कारण दिए: अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, बी विशाल अंग्रेजी सेना, सी ब्रिटिश अंग्रेजी बेड़ा, और जो डी है वो अल्प राजकीय सहयोग। तो जो इसका सबसे सही कारण है वो है अल्प राजकीय सहयोग। क्योंकि जिस समय प्रथम कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ था उस समय और बाद के युद्धों के दौरान जो है फ्रांसीसियों ने अपने ही दल को, यानी कि जो दल उनका भारत में था, उनकी मदद के लिए कोई सेना नहीं भेजी। वहीं पर जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने ब्रिटिश वॉर शुरू होने के पहले से ही जो है अपने जो दल थे, जो भारत में उनके दल थे, उनको वो सेना समय समय पर भेजते रहते थे, जिसकी वजह से उनको अधिक सहयोग प्राप्त था और वो दिन प्रतिदिन मजबूत होते गए। ठीक, अब आगे चलते। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो इसके ऑप्शन क्या है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्निवाल, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कब मिला? ये मिला इलाहाबाद की संधि के समय, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? ये हुई 1765 में। ठीक, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो हुई थी बक्सर के युद्ध की वजह से। ठीक, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ठीक बात है। अब आप देखो, बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया और जो ट्रीटी हुई वो 1 साल बाद हुई। क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब युद्ध लड़ा गया तो उस समय इनके पास ऐसा कोई कुशल जो है गवर्नर नहीं था जो अपने हिसाब से या जो अंग्रेजों के हितों के हिसाब से जो है ऐसी संधि कर सके जिससे ये लोगों को फायदा हो, मतलब अंग्रेजों को फायदा हो। तो वो क्या करते, 64 का जो युद्ध होता, 1764 का युद्ध, और उसमें जब ये जीत जाते शाह आलम, मीर कासिम और मीर जाफर से, तब ये जो है अपने जो पत्र है उनको ले जाकर भेजते हैं कहाँ? अपने अंग्रेजों के पास, यूरोप में। फिर वहाँ यूरोप से जो है रॉबर्ट क्लाइव को वापस 1765 में गवर्नर बनाया जाता है और 2 साल के लिए जो है भारत का गवर्नर बना के वापस भेजा जाता है। तो उसमें जो है इलाहाबाद में जो ट्रीटी है वो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, और इसके पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव 1760 तक भी पहले गवर्नर रह चुके होते हैं। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के दौरान जो है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होते। ठीक, तो ये था अब तक का हमारा पूरा वीडियो, और इस वीडियो के दौरान हमने जो है उस तरीके से प्रश्नों को देखा जिस तरीके से प्रश्न पेपर में आते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से जरूर और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही जो वीडियो आगे इस क्रम में आएंगे मेरे द्वारा या हमारी टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, और जिससे आप अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द कर पाएंगे। ठीक,
और इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन का समय है, इस समय आप लोग जो है घर से बाहर ना निकलें और घर में रहकर ही तैयारी करें। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर जब तक आप लोग घर पे नहीं रहेंगे, आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे घर में रहकर, तो ये लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते रहें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग घर पे रहें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।